जय हिंद साथियों, आज हम भगत सिंह के जीवन पर सीरीज के अगले चरण में पहुंच रहे हैं और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी ने जो बलिदान दिया उस बलिदान को सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हम लोगों ने सुना और देखा कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। अब फांसी की सजा सुनाने के बाद जब यह बात उनके पिताजी को पता चला, सरदार किशन सिंह को, तो उनके दिमाग में एक बात समझ में आई कि हम इसका क्यों ना अपील आगे के लिए करते हैं। तो आइए आज वाले एपिसोड में हम बताते हैं कि पिताजी के नाम भगत सिंह ने किस प्रकार का पत्र लिखा, बटुकेश्वर दत्त के लिए किस तरह का पत्र लिखा और किस प्रकार से बलिदान की पराकाष्ठा पर वह जाकर के इस देश को एक नया संदेश दिया और किस प्रकार से मोतीलाल नेहरू ने एक वकील मुहैया कराया इसके लिए। लेकिन फिर भी भगत सिंह तो भगत सिंह थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का बचाव किए बिना इस देश को बलिदान के बाद एक क्रांति जो देना चाहते थे, ऐसे भगत सिंह को हम नमन करते हैं। पिताजी ने ट्रिब्यूनल कोर्ट के माध्यम से वायसराय को एक प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र में लिखा था कि जिस दिन सैंडर्स का वध हुआ था, उस सैंडर्स के हत्या के समय भगत सिंह तो लाहौर में था ही नहीं, भगत सिंह तो कलकत्ता में था। इसके लिए उन्होंने बकायदा उदाहरण प्रस्तुत किया और यह अनुरोध भी किया कि कलकत्ता में जिस खद्दर के भंडार पर उन्होंने वस्त्र खरीदे थे, भगत सिंह ने कपड़े खरीदे थे, उनके मैनेजर को रामलाल को बुलाया जाए और बुला करके या तो कोर्ट के माध्यम से बुलाया जाए, नहीं तो मैं भी गवाह के रूप में पेश कर सकता हूं। यह बात जब भगत सिंह को पता चली तो भगत सिंह आग बबूला हो गए, क्योंकि भगत सिंह शुरू से ही अपना बचाव नहीं करना चाहते थे। वह बलिदान देकर के इस देश को एक नया संदेश देना चाहते थे। भगत सिंह ने जेल से ही अपने पिता के नाम पत्र लिखा। भगत सिंह को यह बात पता था कि उनके पिता महान क्रांतिकारी रहे हैं और देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाई और कुर्बानियां दिया है, परंतु पिता के सोचने के तरीके अलग थे, इनके सोचने के तरीके अलग थे। अब भगत सिंह ने पिता के नाम जो पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़ रहा हूं और आप सुनिए, समझिए और जानिए कि भारत में ऐसे महान वीर हुए हैं जिस वीर के बदौलत यह देश आजाद हुआ है और आज हम कहां से कहां खड़े हैं। उन्होंने पिताजी के नाम पत्र लिखा। क्या लिखा? पिताजी, मुझे यह जान करके आश्चर्य हुआ कि आपने स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट को मेरे बचाव के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। इससे मैं बहुत दुखी हूं। आपको इस बात का पता है कि आप शुरू से ही हमें ये बात समझाते रहे हैं कि अपने बचाव के लिए हमें बहुत ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए और दिमाग लगाकर, बुद्धि लगा करके काम करना चाहिए। हमेशा से मैं आपका विरोध करता रहा हूं कि मैं बलिदान देकर के देश के क्रांतिकारियों को और नौजवानों को जगाना चाहता हूं। आपके सोचने के तरीके अलग थे, मेरे सोचने के तरीके अलग थे। मैं मानता हूं कि आप अपने समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे और आज भी क्रांति की ज्वाला आपके हृदय में जल रही है, परंतु आपको यह बात पता है कि यह पत्र लिखने के पूर्व कम से कम मुझसे सलाह जरूर लेना चाहिए था। बिना सलाह लिए आपने इस प्रकार का पत्र कैसे लिख दिया? हमें इस बात का भय है कि आपके विरुद्ध आक्रोश मेरे अंदर इतना ज्यादा है कि कहीं मैं अपनी मर्यादा को लांघ न जाऊं। परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं होते, कोई और होता, तो मैं उसको यह देशद्रोही ही कहता कि इस प्रकार का पत्र किसी अंग्रेज या फिरंगी के सामने लिखना और बचाव के लिए प्रस्तुत होना देशद्रोहता की ही निशानी है। ऐसा पत्र लिखने वाला सरदार भगत सिंह आज भारत के इतिहास में कौन सी जगह पर है? भारत के इतिहास में किस प्रकार का सम्मान उन्हें मिल रहा है? सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान को जितना भी नमन किया जाए और साथ ही जितने भी क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया नमन किया जाए, परंतु भगत सिंह की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपने अंदर रख सकता। असामान्य व्यक्ति ही उस प्रकार की विचारधारा से जिंदा रह सकता है। और उन्होंने जो पत्र लिखा, उस पत्र को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया। डिफेंस कमेटी जब ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध प्रिंसी काउंसिल में अपील करने की तैयारी कर रही थी, पर भगत सिंह अपील के विरुद्ध थे। इस केस में न अभियुक्त उपस्थित हुए और न ही वकील उपस्थित हुए। सरकारी गवाहों और पर कोई जिरह नहीं हुआ और इस प्रकार से भगत सिंह को यह समझ में आता था कि अगर हम उपस्थित होते हैं तो निश्चित रूप से यह केस बहुत हल्का हो जाएगा और हो सकता है कि हम लोगों की फांसी टल जाए। भगत सिंह को डर था इस बात का, और फांसी टल जाएगा तो ये देश दुनिया को संदेश किस प्रकार से जाएगा। उनका दृष्टिकोण इस प्रकार के इस पत्र से भी स्पष्ट होता है जो उन्होंने अपने फांसी के हुक्म सुनाने के बाद नवंबर
1930 में अपने प्रिय साथी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। प्रिय साथी बटुकेश्वर दत्त को क्या पत्र लिखा था? उन्होंने अपने साथी को लिखा, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत सारे कैदी हैं और ऐसे कैदी हैं कि जो सारे के सारे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई बचाव में उनके साथ प्रस्तुत हो, लेकिन संभवतः मैं अकेला एक कैदी हूं कि जो ये चाहता हूं कि फांसी हो जाए और बड़ी बेताबी से अपने फांसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा देना चाहता हूं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान कर सकते हैं। और मुझे फांसी का दंड मिला है किंतु तुम्हें आजीवन कारावास मिला। वो बटुकेश्वर दत्त के लिए लिखते हैं, मिला है। देखिए भगत सिंह कितने श्रेष्ठ थे, किसी को भी वो नीचा नहीं दिखाना चाहते थे और किसी की बड़ाई कितनी अच्छे ढंग से करते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें आजीवन कारावास मिला है, तुम जीवित रहोगे, तुम्हें जीवित रहकर यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मरकर ही नहीं बल्कि जीवित रहकर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी कठिनाइयों से मुक्ति का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं परंतु जेलों में अंधकार पूर्व कोठरियों में यातना पूर्व समय में और अंग्रेजों के इस अत्याचार के साथ भी वो अपने आदर्श से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। ऐसा तुम्हें मौका मिला है और इस मौके को तुम बखूबी निभाना। डिफेंस, ये पत्र उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को लिखा। डिफेंस कमेटी के मुकदमे में खूब काम किया गया था और अपील करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू शिमला में जो बीमार पड़े हुए थे वह उन्होंने एक अपील के लिए एक वकील को भेजा और वो वकील प्राणनाथ मेहता थे जो स्वयं जेल जाकर भगत सिंह के साथ मिले थे और अपील के लिए समझाया था। और अब भगत सिंह का मन तेजी से अपील करने के बारे में सोचने लगा क्योंकि तरीका बदल गया। उनको यह बात समझ में आई कि इसमें जो मुझे करना है वो तो मैं करूंगा, परंतु जब प्रिंस के वहां इसकी अपील होगी तो उस अपील में भी जब अपनी बात में इसी मजबूती के साथ कहूंगा तो दुनिया को एक नया संदेश जाएगा और क्रांति के साथ बाकी फांसी तो मेरा होना ही है। स्वयं भगत सिंह के शब्दों में अपील का उद्देश्य यह हो कि हमारी फांसी रुकी न हो और तब हो जब कांग्रेस का समझौता सरकार से हो और वह अपने परिणामों के शानदार सिद्ध न हो, युवक वर्ग में इससे असंतोष फैल रहा हो। बस उन्हीं घड़ियों में हमें फांसी लगे और इस प्रकार के कांग्रेस की बागडोर हमारे साथियों के हाथ में चली जाए। अपील के संबंध में साथियों से बात करते समय एक अद्भुत वाक्य सामने आया भगत सिंह का, क्या? फांसी तब हो जब देश की जनता का जोश अपने पूरे उफान पर हो और उस स्थान पर पूरी तरह से जब फांसी केंद्रित हो, तब एक आजादी की लड़ाई का अंतिम कील तब लगेगा। और फिर नवंबर 1930 में प्रिंसी काउंसिल में अपील कर दिया गया। दिसंबर 1930 की कड़कड़ाती ठिठुरती रात थी। रात के सन्नाटे में श्री शिव वर्मा की काल कोठरियों का दरवाजा खुला और उन्हें बाहर लाया गया। हर कैदी जानता है कि इसका अर्थ किसी दूसरे जेल में भेजा गया। जेलर इन लोगों के प्रति श्रद्धा रखता था, इसलिए शिव वर्मा को उनके साथियों से मिलने की अनुमति दी गई। शिव वर्मा भगत सिंह की काल कोठरियों के सामने पहुंचे। बेड़ी की झंझनाहट से भगत सिंह की नींद टूट गई। वह उठे और तेजी से जंगले के पास आ गए। उन्होंने अपनी भुजाएं उस जंगले के जो लोहे के छड़ थे उसके सिकंजों के अंदर डाल दिया। शिव वर्मा ने अपनी भुजाएं बाहर से अंदर घुसा दिया। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। बीच में केवल यह था कि जो छड़ था वह काल कोठरी का जो छड़ था वह केवल अवरोध था। दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए, परंतु इस अद्भुत घड़ी में शिव वर्मा अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आंख से आंसू की गंगा जमुना बहने लगी। इस दारुण दुख को देखते हुए भगत सिंह ने थोड़ा सा अपना हाथ ढीला किया और शिव वर्मा के हृदय को लाख समझाने की कोशिश किया, लेकिन शिव वर्मा समझ नहीं पाए और जब उनके आंख से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, भगत सिंह हंस करके बोले, क्रांतिकारी पार्टी में आते समय मैंने सोचा था कि अगर मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा
देश के कोने कोने में पहुंचा दूंगा तो जीवन मुझे सफल होगा। और आज तो मैं फांसी की कोठरी में भी अपने उस नारे को गूंज सुन नहीं पा रहा। उन्होंने आलिंगन ढीला किया, शिव वर्मा के दोनों कंधे पकड़ लिए और पूरी दृढ़ता से समझाया, मैं समझता हूं कि छोटी सी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य और क्या हो सकता है। उन्होंने शिव वर्मा ने भगत सिंह के हाथ अपने हाथ में लिए। भगत सिंह ने उनका हाथ प्यार से दबाते हुए कहा, मैं तो कुछ ही दिनों के सारे झंझटों से मुक्ति पा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को लंबा सफर पार करना है। मैं विश्वास करता हूं कि तुम इस लंबे अभियान में चलकर रास्ते से भटकोगे नहीं और रास्ते में बैठोगे नहीं। एक बार दोनों हाथ पूरे प्यार से गर्मजोशी से मिले और फिर अलग हो गए, कभी न मिलने के लिए। 25 फरवरी 1931 को वायसराय ने गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कुछ अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को वहां से छोड़ दिया और उसके बाद यहां पर भगत सिंह मौत के पास धीरे धीरे करीब हो रहे थे। भगत सिंह देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह से सजग थे, मौत के करीब थे, लेकिन इन परिस्थितियों के प्रति सजग थे। उन्होंने गांधी के छूटने के ठीक 8वें दिन 2 फरवरी 1931 को देश के युवकों के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है। इस युवकों के नाम वो भगत सिंह पत्र लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं? इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है। 1 साल के कठोर संग्राम के बाद गोलमेज कांग्रेस ने हमारे शासन विधान में परिवर्तन के संबंध में कुछ निश्चित बातें पेश की हैं और कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया है कि वे आकर शासन विधान तैयार करें और काम में मदद करें। कांग्रेस के नेता इस हालत में आंदोलन स्थगित कर देने के लिए उद्यत दिखाई देते हैं। वे लोग आंदोलन स्थगित कर देने के हक में फैसला करेंगे या उसके खिलाफ, यह बात हमारे लिए महत्व नहीं है। यह बात निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन किसी न किसी प्रकार के समझौते के रूप में होना लाजमी है। यह बात दूसरी है कि समझौता जल्दी हो जाए या देरी में। वस्तुतः समझौता कोई भी प्रकार और कोई भी हेय या निंदनीय वस्तु नहीं है, जैसा कि साधारणतया हम लोग समझते हैं, बल्कि राजनीतिक संग्रामों का समझौता यह है। इस प्रकार से उन्होंने देश के नाम एक पत्र लिखा। भगत सिंह फिर कहते हैं कि भारत में वर्तमान लड़ाई के बारे में भगत सिंह का जो विचार था, वो कहते हैं कि भारत में जो वर्तमान लड़ाई है ज्यादातर मध्यम श्रेणी के लोगों के बल पर चल रही है। कांग्रेस दुकानदारों और पूंजीपतियों के जरिए इंग्लैंड पर अधिक दबाव डालकर कुछ अधिकार लेना चाहती है, परंतु जहां तक देश के करोड़ों मजदूरों और किसानों की बात है, जब तक इस भारत का करोड़ों मजदूर और किसान इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई अपने परिणति पर नहीं पहुंचेगी और हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे लाखों करोड़ों मजदूर और किसान इस लड़ाई में शामिल हों। ऐसा उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने फिर कहा कि यह बात प्रसिद्ध है कि मैं आतंकवादी रहा हूं। अंग्रेजों ने कहा, परंतु मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक क्रांतिवादी हूं, रिवोल्यूशनरी हूं, जिसके कुछ निश्चित विचार, निश्चित आदर्श और एक लंबा कार्यक्रम है। मुझे यह दोष दिया जाएगा कि फांसी की काल कोठरी में पड़े रहने में मेरे विचार में कोई परिवर्तन आ गया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार अब भी हैं, वही है, मेरा लक्ष्य अब भी वही है जो जेल से बाहर था। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम बम और पिस्तौल से कोई खास परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु यह बात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से आसानी से मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न सिर्फ व्यर्थ है, बल्कि बहुत बार हानिकारक भी है। उनकी आवश्यकता किन्हीं खास अवस्थाओं में ही करना चाहिए। हमारा सूक्ष्म लक्ष्य मजदूरों और किसानों का संगठन होना चाहिए। सैनिक विभाग युद्ध सामग्री को किसी खास मौके के लिए केवल संग्रह करता रहे। यदि युवक इसी प्रकार से प्रयत्न करते जाएंगे, तब 1 साल में स्वराज्य तो प्राप्त नहीं होगा, किंतु भारी कुर्बानी और त्याग की कठिन परीक्षा में से गुजरने के बाद ये अवश्य विजयी होंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भगत सिंह ने यह बात लिखा। इस प्रकार से आज भगत सिंह ने 3 पत्र, विशेष रूप से एक तो अपने पिताजी के नाम पत्र लिखा, दूसरा अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त के नाम लिखा और तीसरा पत्र आम जनमानस के लिए लिखा। और क्या उनकी भावनाएं थी, कितनी जबरदस्त सोच थी
कि एक तरफ अपने आप को कहते हैं कि हम फांसी पर चढ़ करके देश को क्रांति लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन साथियों का हौसला बढ़ाते हैं कि जिन साथियों को आजीवन कारावास हुआ था वो स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हें तो मौका बहुत ज्यादा है, तुम अपने रास्ते से हटना नहीं, देश एक न एक दिन आजाद होगा। ऐसे महान पुरुष को, ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत अगर उचित सम्मान नहीं दे पाता है तो फिर भारत को पुनः गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। भारत को अगर हमेशा आजाद रहना है तो भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव ऐसे महान वीरों के विचारों को लाना पड़ेगा। किसानों और मजदूरों की समृद्धि की बात करनी पड़ेगी जो भगत सिंह की इच्छा थी, नहीं तो देश नहीं रहेगा। जय हिंद।